जय हिंद। वेलकम टू ऑल। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में पावर शेयरिंग को समझा था, सत्ता के विभाजन को समझा था, लोकतंत्र की बुनियादी रूप को, बुनियादी समझ को, सत्ता की साझेदारी हमें बताई थी। सत्ता की साझेदारी के उस चैप्टर से हम यह समझने की कोशिश किए थे कि किस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश अपने अलग अलग समुदायों को, अपने डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करता है, अपने सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करता है। ये सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम का उदाहरण लेकर के हमने देखा था। चूंकि पावर ऑफ शेयरिंग के अगले पड़ाव में फेडरलिज्म रेफर्स टू फेडरल, संघवाद की अवधारणा आज की इस वीडियो में आपको पढ़ने को, समझने को, सीखने को मिलेगी। और यह वीडियो क्लास 10th के लिए विशेष रूप से है, आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए विशेष रूप से है। इसके अतिरिक्त यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यह वीडियो मददगार साबित होगा। एक देश के नागरिक होने के नाते भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह वीडियो आपके देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को, राज व्यवस्थाओं को विस्तार से बताने वाला है। संघवाद, जैसा कि संघवाद एक शब्द है, जब किसी देश में एक सरकार के अतिरिक्त दूसरी सरकार के अतिरिक्त तीसरी सरकार एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर शासन करती है, तो उस स्ट्रक्चर को, उस ढांचा को हम संघवाद कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, यानी हमारा संविधान भी भारत के राज्यों के संघ के रूप में भारत को देखता है। और भारत के लोकतांत्रिक पद्धति में, भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में संघवाद का अपना अलग महत्व है। दुनिया के अधिकतर देशों में यह फेडरल सिस्टम इंप्लीमेंट है। भारत में भी यह फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम संघवाद की विशेषताओं पे ध्यान देंगे और इस पाठ्यक्रम में आपको कुल 7 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। 7 विशेषताएं एक संघवाद की बुनियादी विशेषताएं होती हैं, और उन 7 विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब एक संघवादी राष्ट्र में एक सरकार के नीचे एक दूसरी सरकार होती है, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी व्यवस्था होती है, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था। प्राइम मिनिस्टर के नीचे चीफ मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट के नीचे गवर्नर भी होता है, और ये दोनों लोग मिलकर के गवर्नमेंटल पॉलिसीज को, गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स को जनता तक ले जाते हैं, धरातल तक ले जाते हैं। दूसरी विशेषता इस संघवादी ढांचे की यह होती है कि दोनों ही प्रकारों के सरकारों के अधिकार एवं कर्तव्य उस देश के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है। यानी केंद्र सरकार के कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से काम हैं, राज्य सरकार के कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी स्पष्ट व्याख्या उस देश के लोकतांत्रिक संविधान में उल्लिखित होता है। तीसरी विशेषता यह होती है कि हर एक संघवादी देश के जितनी भी सरकारें होती हैं, वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, और तीनों प्रकार की सरकारों का अपना अलग अलग जुरिडिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ये जुरिडिक्शन क्या है? व्हाट इज जुरिडिक्शन? जुरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र एक भौगोलिक, सामाजिक और आधिकारिक रूप से एक दायरा होता है, जिस दायरे में रह करके कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई सरकार अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो संघवाद का तीसरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर एक सरकारों का अपना सेपरेट जुरिडिक्शन होता है। एवरी गवर्नमेंट हैज योर ओन जुरिडिक्शन। चौथी विशेषता के रूप में मौलिक प्रावधान, यानी जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं। फंडामेंटल प्रोविजन का मतलब किसी नए राज्यों का गठन, किसी अति संवेदनशील मामलों पर नीति बनाना, ये सभी मौलिक प्रावधान हैं। मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, पैरामाउंट्स अमेंडमेंट्स, जो विशेष प्रकार के संशोधन होते हैं, वो सारे संशोधन मौलिक प्रावधानों के दरमियान आते हैं। और मौलिक प्रावधान पर जब भी नियम बनेगा, जब भी चर्चा होगी, जब भी कोई आदेश पारित होगा,
तो उस मौलिक प्रावधान को बदलने में दोनों प्रकार की सरकारों की सहयोग, सामंजस्य की आवश्यकता होती है। संघवाद की पांचवी विशेषता के रूप में जुरिडिक्शन के साथ साथ जुडिशियरी, न्यायपालिका का भी वाइटल रोल प्ले होता है, अहम भूमिका होती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे देश में न्यायपालिका के 3 चरण होते हैं। जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट होता है तथा सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट एक एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन है, परीक्षण करने वाला एक संस्थान है जो यह तय करता है, जो यह देखता है कि विभिन्न प्रकार की सरकारें अपने अपने दायरों में रह करके काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपको पता ही होगा हमारे देश का सर्वोच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हमारे देश के, हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। छठवीं विशेषता के रूप में वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वायत्ता का मतलब यह है कि हर एक सरकारों के पास अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम होती है, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो तब, टैक्स कलेक्शन की बात हो तब, और उन कलेक्ट किए गए करों को खर्च करने की बात हो तब। हर एक सरकार अपने वित्तीय स्वायत्ता के लिए अपना अलग एक रूप लेती है, अपनी अलग पहचान लेती है। और सातवीं विशेषता, इस विशेषता में संघवाद का उद्देश्य भी आपको पता चल जाएगा। सातवीं विशेषता यह होती है कि संघवादी ढांचे के साथ विद द हेल्प ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर हम अपनी देश की एकता को, हम अपनी देश की अखंडता को और साथ ही साथ हम अपने देश की गरिमा को बनाते हैं। अलग अलग समुदायों में अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग भी अलग अलग डाइवर्सिटी भरे माहौल में भी अपने आप को यूनाइट महसूस करते हैं। तो ये सातों विशेषताएं, ये सातों उद्देश्य एक संघवादी देश की होती है, एक लोकतांत्रिक संघवाद का होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में संघवाद का क्या स्वरूप है। what are the mode of फेडरलिज्म इन आवर कंट्री इंडिया। भारत में भी संघवाद है, भारत में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन भारत में संघवाद की क्या व्यवस्था की गई है अब हम जानेंगे। चूंकि हमारे देश के लोकतंत्र का एक अपना इतिहास रहा है, आप सभी जानते हैं। एक रक्त रंजित विभाजन, रक्त रंजित विभाजन का मतलब 1947 में हमारा जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक हमारा ही देश नहीं बना, इस हमारे ही देश से एक और देश बना जिस देश को पाकिस्तान के रूप में हम जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन में कई लोग बेगुनाह, निहत्थे, बिना मतलब का भी मारे गए। उस रक्त रंजित विभाजन के बाद जब देश की लोकतांत्रिक यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, सशक्त करना हमारे नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार, और दोनों ही सरकारों में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, कोई टकराव ना हो, उसके लिए संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से प्रोविजन का, प्रावधानों का उल्लेख है। यानी हमारे संविधान में कुछ लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट का मतलब होता है सूची। सूची का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक सरकार की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है और मैंने अभी बताया कि हर एक सरकार का अपना अलग अलग जुरिडिक्शन होता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो केंद्र सरकार का अपना अलग जुरिडिक्शन है, राज्य सरकार का अपना अलग अधिकार क्षेत्र है, और दोनों के अधिकार क्षेत्र को सेपरेट करने वाली जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसी को हम लिस्ट बोलते हैं। हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के लिस्ट का उल्लेख है। 3 प्रकार के लिस्ट में सबसे पहला लिस्ट है यूएल, जिसको यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक नोट ले लीजिए, आप एक पेन ले लीजिए और इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को आप आपके स्क्रीन के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब जो विकल्प दिया गया है उसको आप ओके कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी वीडियोज़ आएंगे तमाम प्रकार के लोग, मुख्य रूप से प्रबंधक सर,
अपने व्याख्यानों के साथ आप सभी के बीच में आएंगे और अपने ज्ञान रूपी रसधार से आप सभी को लाभान्वित करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम बात करते हैं लिस्ट पे। लिस्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन आवर मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट इज यूएल मींस यूनियन लिस्ट, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं संघ सूची। संघ सूची मींस वह सूची जिस पर नियम बनाने का, जिस पर उस नियमों को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी, अधिकार केंद्र सरकार को होता है, प्राइम मिनिस्टर को होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को होता है। उस लिस्ट को हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। वर्तमान समय में यदि हम 2020 की बात करें तो हमारे संविधान में कुल 99 प्रकार के विषयों को यूनियन लिस्ट के रूप में जोड़ा गया है। देयर आर 99 सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। उसके बाद हम एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लिस्ट बनी है उसको हम एसएल यानी स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। स्टेट लिस्ट को हिंदी में राज्य सूची कहा जाता है। राज्य सूची यानी राज्य सूची में जितने भी संबंधित विषय हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन विषयों पे नियम बनाने का, उन नियमों को धरातल पर ले जाने का, उन नियमों को जनता तक पहुंचाने का जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है, तमाम प्रकार के एमएलएज यानी विधानसभा के सदस्यों की होती है। और तीसरी लिस्ट, इस यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अतिरिक्त भी हमारे संविधान में एक तीसरी लिस्ट का जिक्र है जिसको CCL कहा जाता है। CCL, द फुल फॉर्म ऑफ CCL इज कंकरेंट लिस्ट। इसको हिंदी में हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब एक ऐसी सूची जिसमें वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन विषयों को प्रमोट करने का, जिन विषयों को इंप्लीमेंट करने का और जिन विषयों पे क्रियान्वयन करने का अधिकार दोनों ही प्रकार की सरकारों को होता है। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे यूनियन लिस्ट में टोटल प्रेजेंट टाइम में 99 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। स्टेट लिस्ट में 61 यानी 61 विषयों को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। और समवर्ती सूची के रूप में कुल 52 विषय अभी वर्तमान में शामिल किए गए हैं। यूनियन लिस्ट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट बिलोंग्स टू बोथ गवर्नमेंट। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन कौन से विषय इन तीनों लिस्टों में जोड़ा गया है, इन तीनों सूचियों में जोड़ा गया है। तो यूनियन लिस्ट में कुल 99 विषय हैं और 99 विषय में सबसे जो बड़ा विषय है वो हमारा फॉरेन अफेयर्स है, विदेशी संबंध है। विदेशी संबंध का मतलब हमारे देश का ग्लोबल लेवल पे किस देश के साथ कैसा रिलेशन होगा, उस रिलेशन की बुनियाद को तय करने का काम, तय करने की जिम्मेदारी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट उस विषय पे किसी भी प्रकार का नियम, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं चला सकता। फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे नोट भी करता चलूं, फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ डिफेंस, रक्षा, किसी भी देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, संप्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है। और डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पे नियम बनाने का अधिकार, उन सभी विषयों को क्रियान्वित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। मीन्स किस देश के साथ हमें कैसे रिश्ते रखने हैं और किन देशों से रक्षा संबंधित उपकरण, आयुध, अस्त्र शस्त्र हमें खरीदने हैं, इन सब का फैसला राज्य सरकारें नहीं ले सकती हैं। इन सभी विषयों पर फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके साथ ही साथ बैंकिंग, हमारे देश में तमाम प्रकार के बैंक्स हैं, नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं, नॉन नेशनलाइज बैंक भी हैं। लेकिन जब भी बैंकिंग की बात आएगी, जब भी फिनेंशियल सिस्टम का बात आएगा, जब भी कॉमर्स का बात आएगा, तो उन तीनों बिंदुओं पर काम करने का, नियम बनाने का अधिकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। आपने अभी 2-3 साल पहले एक टर्म सुना था, डेमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण। ये किसने किया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी हमारी केंद्र सरकार ने किया। तो बैंक रिलेटेड जो भी नए बदलाव आएंगे, वो चाहे डेमोनिटाइजेशन ही क्यों ना हो, ये सभी प्रकार के बदलावों को करने का अधिकार हमारे केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सरकारें इस विषय पे किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं बना सकती।
साथ ही साथ करेंसी रिलेटेड, मुद्रा रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे उन प्रावधानों पर चर्चा करने का, उन प्रावधानों को लागू करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और इस प्रकार से कुल 99 विषयों को वर्तमान समय में केंद्र सूची में रखा गया है। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा होता है। राज्य सरकारें स्टेट लिस्ट में अपना काम करती हैं, जनता के लिए नीतियां बनाती हैं, उन नियमों को जनता तक लेके जाती हैं, सरकारी कार्यक्रमों से जनता को, हम सभी को लाभान्वित कराती हैं। और स्टेट लिस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय है पुलिस। पुलिस, आप सभी इस शब्द को सुने होंगे। और यह पुलिस चूंकि गृह मंत्रालय का प्राधिकार क्षेत्र है, लेकिन हर एक राज्यों की अपनी अलग अलग पुलिस होती है और उस पुलिस के संरक्षण के लिए, उस पुलिस के उत्थान के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, यानी पुलिस स्टेट लिस्ट का विषय है और पुलिस को संरक्षित, सारगर्भित करने का काम राज्य सरकारें करती हैं। पुलिस के साथ साथ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसी के साथ साथ कॉमर्स, वाणिज्य रिलेटेड भी जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी उन व्यवस्थाओं को लागू करने का काम राज्य सरकारें करती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होंगी, कृषि रिलेटेड जो भी योजनाएं होंगी, इन सारी योजनाओं पे काम करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जो कि किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए एक बुनियादी आवश्यकता होती है। और चाहे वो कैनल्स का निर्माण हो, नहरों की खुदाई हो, चाहे वो सरकारी पंप सेटों का लगना हो, चाहे विभिन्न प्रकार से सिंचाई संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों को बनाने का काम, उन सभी कार्यक्रमों को संचालित करने का काम राज्य सरकार का होता है। यानी अभी तक हमने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पढ़ा। तीसरा हमारा लिस्ट है CCL, कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, यानी एक ऐसी सूची जिस पर नियम बनाने का, उन नियमों को लागू करने का, बने हुए नियमों को संचालित करने का अधिकार दोनों प्रकार की सरकारों को होता है। उस लिस्ट को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। और वर्तमान समय में कुल 52 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये विषय कौन कौन से हैं? तो ये विषय राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। मीन्स एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मीन्स शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, शिक्षा की अलख जगाना, शिक्षा को समाज के हर तबकों तक लेके जाना, क्योंकि एक सभ्य, एक विकसित समाज की सबसे आधारभूत यदि कोई इकाई होती है तो वो शिक्षा ही होती है। और शिक्षित देश को बनाने के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार हो, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया है। और शिक्षा पर कार्यक्रम चलाने का काम, शिक्षा पर योजनाएं बनाने का काम दोनों ही सरकारें मिल करके करती हैं। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ, जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और एक देश तब तक अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता जब तक उस देश का जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उस देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, वो स्वस्थ न रहे। एक अस्वस्थ, अनहेल्दी कंट्री किसी भी प्रकार के विकास की बात सोच भी नहीं सकता। और एक देश को स्वस्थ बनाने के लिए, उस देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, चाहे वो NRHM हो, अभी आगे के क्लास में इन सभी बातों की चर्चा होगी। ये हेल्थ रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को संचालित करने का काम, इनकी जिम्मेदारी दोनों प्रकार की सरकारों की है। इसी के साथ साथ लेबर यूनियन का मतलब होता है मजदूर संगठन। मजदूर भी हमारे देश के एक सबसे सशक्त इकाई है। बिना मजदूरों का किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और उनके इकाइयों को बैलेंस करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए लेबर यूनियन को भी कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी लेबर यूनियन इज द इसेंशियल टॉपिक ऑफ कंकरेंट लिस्ट।
लेबर यूनियन के साथ साथ मैरिज मीन्स शादी विवाह, मैरिज सभी प्रकार के समुदायों के लिए एक आवश्यक इकाई है ये। और मैरिज रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी प्रावधान होंगे, उन प्रावधानों को बनाने का काम दोनों ही प्रकार की सरकारों का है। मैरिज के साथ साथ एडॉप्शन का मतलब गोद लेना, ये गोद लेने वाली प्रथा में भी जो नियम बनेंगे ये सभी प्रकार की सरकारें मिलकर के बनाएंगी। और इस प्रकार से कुल 52 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि समवर्ती सूची में जितने भी 52 विषय हैं, उन सभी विषयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। लेकिन जब दोनों प्रकार की सरकारें हैं तो डिस्प्यूट का होना, टकराव का होना भी सामान्य बात है। कल्पना कीजिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है और स्टेट गवर्नमेंट में किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, तो दोनों की विचारधाराओं में, दोनों के कार्यक्रमों में, दोनों की नीतियों में टकराव होना बहुत ही जरूरी है, सामान्य बात है। लेकिन हमारे संविधान में इस टकराव को दूर करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। स्पष्ट प्रावधान क्या है कि यदि कंकरेंट लिस्ट में किसी भी प्रकार के कोई भी विषय पे कार्यक्रम बनेगा, जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल यानी एक अस्पताल आपके गांव में बन रहा है, तो उस अस्पताल को बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो हॉस्पिटल स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है और स्वास्थ्य CCL कंकरेंट लिस्ट में है। तो जब भी हॉस्पिटल बनेगा, उस हॉस्पिटल को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन यदि इस हॉस्पिटल को बनाने में दोनों प्रकार की सरकारों के बीच में कोई टकराव होता है, इफ ए डिस्प्यूट अराइज बिटवीन बोथ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राधिकार को ही सर्वमान्य माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा, ये भी जानने की जरूरत है। यानी हॉस्पिटल पे अगर हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, मैरिज रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, एडॉप्शन रिलेटेड लॉज बनाने के लिए यदि दो सरकारें आपस में टकराती हैं, तो उस टकराव का निदान हमारे संविधान में कर दिया गया है। वही होगा जो मंजूर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ हमारे संघवादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम देखे होंगे कि 1992 के बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन, कुछ पैरामाउंट स्टेप को भी अडॉप्ट किया गया था। चूंकि यह वीडियो लंबा हो रहा है, इस फेडरल शब्द की और ज्यादा विस्तार चर्चा 1992 में कौन कौन से कदम लिए गए, उन कदमों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव डाले, एक वीडियो और अतिशीघ्र आप सबके बीच में आएगा जो इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।